क्या म्यूचुअल फंड एक स्कैम है? क्या म्यूचुअल फंड एक फ्रॉड है? यूट्यूब पे ऐसे कई वीडियोस घूम रहे हैं और अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स की जिनके मिलियंस में व्यूज हैं, उनका कहना है कि म्यूचुअल फंड एक फ्रॉड है, एक स्कैम है, लोगों को लूटने का तरीका है। क्या आप भी ऐसा समझते हैं? हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल मुकेश टॉक्स में। यहां हम बात करते हैं पैसों की, पैसों को बढ़ाने की, पैसों को बचाने की भी। तो जब बात पैसों को बचाने की है और अगर कोई कह रहा है कि म्यूचुअल फंड एक फ्रॉड है, तो डेफिनेटली हमारा फर्ज बनता है कि हम इस चीज को देखें कि क्या ये वाकई एक फ्रॉड है। तो चलिए देखते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये आपके काम की वीडियो है, आपके बहुत काम की वीडियो है, और मार्केट में जो कई तरह की बातें कही जाती हैं उनको फैक्चुअली डेटा के साथ आप वेरीफाई कीजिए और अपना फैसला खुद कीजिए। मैं आउटराइटली नहीं कहूंगा कि जो वो लोग कह रहे हैं वो सच है या गलत है, यह फैसला आपको करना है। मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स और डेटा बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट दो तरीकों से होता है, यह आपको पता है। पहला तरीका है लंप सम और दूसरा तरीका है एसआईपी। टीवी पे ऐड आता है म्यूचुअल फंड सही है, और अब भी जस्ट 10 मिनट पहले मैं वीडियो देख रहा था जिसमें जो थंबनेल था उसी में लिखा हुआ था कि म्यूचुअल फंड सही है, और सही को काट के नीचे लिखा है गलत है। ठीक है, मान लेते हैं। चलिए, मैं उस वीडियो में और उस जैसी और वीडियोस में जो जो जिन पैरामीटर्स पे उसे गलत बताया गया है उसे मैं सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बताऊंगा। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप खुद एक सही फैसला कर पाएंगे, मेरे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होगी। तो लमसम और एसआईपी, सबसे बड़ा सवाल तो यही हो जाता है म्यूचुअल फंड में कि लमसम करें या एसआईपी करें। तो एसआईपी क्या है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे कि बैंक में आप रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, यानी कि एक सर्टेन रकम आप अपनी सैलरी या बिजनेस से जो बचत हो रही है उसको हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और लमसम में होता यह है कि अगर आपके पास एक मुश्त रकम है तो आप उसे एक साथ मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले लमसम के रिटर्न के बारे में थोड़ा जाने। तो मान लीजिए कि आप 10,000 रुपए हर महीने एसआईपी में डाल रहे हैं। 5 साल तक आपने डाला और लगभग अप्रोक्सीमेटली 12% का रिटर्न आ रहा है। अब मैं ये 12% का फिगर कहां से ला रहा हूं? जैसा कि मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि सेंसेक्स का रिकॉर्ड है कि पिछले 40 सालों में उसने एवरेज 15.5% CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की हिसाब से रिटर्न दिया है। अभी तक का रिकॉर्ड ये है। आगे का हैव फेथ ऑन योर इकोनॉमी। ठीक है, तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, गेस नहीं करना चाहूंगा। किसी भी 5 साल में अगर हम एवरेज रिटर्न देखें तो 12% तो आया ही है। एनी 5 ईयर्स, पिछले 40 सालों का कोई भी 5 साल का सेगमेंट उठा के देख लें, लगभग इतना रिटर्न एसआईपी में आया है, और इसीलिए ये एवरेज मैंने लिया है। अगर हम रिटर्न की बात करें तो बहुत सारे फंड हैं जिन्होंने इससे कहीं ज्यादा रिटर्न दिया है, और बहुत सारे फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने कम रिटर्न दिया है। तो हम उनकी बात करेंगे। फिलहाल तो हम एसआईपी की बात करते हैं। तो अगर आप 5 साल तक लगातार 10,000 रुपए हर महीने जमा करते हैं तो आपका रिटर्न हो जाता है, आपने इन्वेस्ट किए 6 लाख रुपए और आपका रिटर्न हो जाता है 8,11,036 रुपए। कोई ज्यादा पैसा नहीं बढ़ा, नहीं, सिर्फ 2 लाख रुपए बढ़े। कम है ना? यही तो वो लोग बता रहे हैं कि आपको लूटने का स्कीम है ये। सिर्फ 2 लाख बढ़े। मैं यहां पर बहुत साफ कह दूं कि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में आपको गेन बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देंगे। अपनी बात को प्रूव करता हूं। यहां आपको सिर्फ 2 लाख का गेन दिख रहा है। चलिए, इसी को अगर आप 10 साल तक करते हैं तब रिटर्न कितना है? अब देखिए, यहां पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है 12 लाख है, लेकिन रिटर्न जो होता है वो 22 लाख हो जाता है। कितने परसेंट है ये? करीब ऑलमोस्ट 80%। जबकि 5 साल अगर आप कर रहे थे तो आपका रिटर्न कितना था? अप्रोक्सीमेट 33%। डिफरेंस देख रहे हैं?
जैसे कि आपने समय बढ़ाया, यानी कि 5 से 10 साल किया, तो रिटर्न में कितना फर्क पड़ा? 33% वर्सेस 80%, एंड आई एम नॉट श्योर इट इज 80% और मोर. लेट मी कैलकुलेट. 10,40,000, right? This is it divided by 12 lakh, and let me do it in percentage. So that's 86%. तो 33% and 86%, that's a quite big difference. यही नहीं, अब अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 15 सालों के लिए करते हैं तो जो डिफरेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाता है. 18 लाख का इन्वेस्टमेंट है आपका और आपका रिटर्न हो जाता है 47,59,000. दैट्स ऑलमोस्ट 2.8 टाइम्स. तो आप देख रहे हैं कि जब आप एसआईपी कर रहे हैं तो प्लीज 2 साल, 4 साल या 6 साल के लिए एसआईपी मत कीजिए. एसआईपी को आप जितना ज्यादा समय देंगे आपका रिटर्न उतना बड़ा होगा. आप देख रहे हैं कि 5 साल में रिटर्न हार्डली 33% बढ़ रहा था, लेकिन अगर वही आपने 10 साल किया तो ये रिटर्न 86% हो गया. और जब आप 15 साल के लिए करते हैं, मात्र 5 साल आपने बढ़ाया, तो ये रिटर्न 2.8 टाइम्स है, 280%. दैट्स ह्यूज. इसी चीज को हम लमसम से कंपेयर कर लें. अगर इसी 15 साल के लिए और यही 18 लाख आपने एक साथ डाल दिए होते, यहां कर लेते हैं 18 लाख और 15 साल के लिए, तो ये वैल्यू होती है, आपका इन्वेस्टमेंट 18 लाख है लेकिन आपका रिटर्न है 98 लैक्स. कितने गुना हुआ? 5 टाइम्स से ज्यादा, 5.5 गुना. तो आप देख रहे हैं एसआईपी और लमसम का फर्क. इवन 5 साल के पीरियड में ही अगर हम देखते, अगर मैं वही 6 लाख लेता और 5 साल का पीरियड लेता, 5 साल में एसआईपी में आपकी रकम हुई थी 8,11,000, लेकिन वही अगर आपने 6 लाख एसआईपी के बजाय एक साथ डाल दिए होते तो उसकी वैल्यू होती 10.57 लैक्स. लगभग अगेन 86%. जो आपका एसआईपी में 10 साल में जो परसेंटेज आ रहा है, लमसम में वो 5 साल में आता है. तो जहां तक रिटर्न की बात है, तो रिटर्न में तो मेरे ख्याल से शिकायत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अब हम बात करें जो वो सारे इन्फ्लुएंसर जो यूट्यूब में म्यूचुअल फंड की खामियां बता रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी खामी बताते हैं वो एक्सपेंस रेशियो की. ठीक है, एक्सपेंस रेशियो में एक हमारे साहब को हमने देखा बताते हुए कि म्यूचुअल फंड जो है, सबसे पहले आपसे एक एक्सपेंस रेशियो के नाम पे आपको हर साल एक बड़ी रकम चार्ज कर लेता है, 2.5%. तो यहां देखिए, हम इसी को बात कर रहे हैं. ये एक फिल्टर मैंने लगाया और यहां आप देख सकते हैं कुछ एक फंड है, जैसे कि ये मैं इसे थोड़ा सा जूम कर दूं तो शायद आपको और अच्छे से दिखाई देगा. यहां है, तो 2.57% का एक्सपेंस रेशियो है ना. तो उन इन्फ्लुएंसर्स का कहना है कि म्यूचुअल फंड सबसे पहले आपने जो रकम जमा की उसमें 2.5% तो उसने पहले अपने लिए कमा लिए. वेल, आप खुद इस चीज को समझिए, है ना. आप बाजार से कोई भी चीज ले रहे हैं, किसी भी दुकान में जा रहे हैं, फिर चाहे आप हॉस्पिटल में चले जाएं या मेडिकल शॉप में चले जाएं या किराने की दुकान में चले जाएं या XYZ किसी में पिज्जा खाने चले जाइए, इनमें से कोई भी बिजनेस चैरिटी के लिए नहीं है. किसी ने धर्मशाला नहीं खोली है. हर कोई आपको एक सर्विस दे रहा है, लेकिन साथ में वो अपने पैसे भी कमा रहा है ना. इट इज ए विन विन सिचुएशन. आपको आपके घर तक पहुंच के या आपके घर के पास तक पहुंच के सर्विस मिल रही है, और उसके एवज में वो बंदा जो सर्विस दे रहा है, चाहे वो दुकान खोल के बैठा है या आपके मोबाइल की दुकान खोल के बैठा है या पिज्जा की दुकान खोल के बैठा है, वो आपको एक सर्विस दे रहा है और वो अपने भी पैसे कमा रहा है. दैट्स क्वाइट फेयर, राइट. आप एक सर्विस ले रहे हैं तो आपको एक उसकी कॉस्ट देनी है.
म्यूचुअल फंड भी लेते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई 2.5% तो बहुत ज्यादा है, मैं भी कहता हूं कि 2.5% बहुत ज्यादा है, लेकिन ये 2.5% कौन चार्ज कर रहा है, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये 2.5% कौन चार्ज कर रहा है। क्या सारे म्यूचुअल फंड 2.5% चार्ज करते हैं? जवाब है नहीं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए कि ये टॉरस फ्लैक्सी कैप फंड या फॉर दैट मैटर मोतीलाल ओसवाल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड या और नीचे आ जाइए टॉरस लार्ज कैप फंड, टॉरस मिड कैप फंड। आपको मालूम है टॉरस जो म्यूचुअल फंड है ये एक छोटा फंड हाउस है, इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत छोटा है, ठीक है। और सेबी अलाउ करता है कि सेबी ने ब्रैकेट्स बना रखे हैं कि जैसे जैसे एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि उनके पास जितने पैसे हैं मार्केट में लगाने के लिए, आपने और हमने जो जमा किया है, जैसे जैसे एसेट अंडर मैनेजमेंट उनका बढ़ता जाएगा उनको एक्सपेंस रेशियो कम करना है। तो इसी चार्ट में देखिए पहला एग्जांपल ही जो 2.57% है, इसमें एयूएम कितना है 348 करोड़। और नीचे आइए मोतीलाल ओसवाल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड 43 करोड़। और नीचे आ जाइए 7वें नंबर पे आ जाइए टॉरस मिड कैप फंड, एयूएम कितना है 128 करोड़। लेकिन अगर हम इसमें और नीचे चलें, यहां आ जाइए, अब आईसीआईसीआई प्रू एक्सपोर्ट्स एंड सर्विसेज फंड, ठीक है, 1369 करोड़ इनका एयूएम है, एक्सपेंस रेशियो कितना है 1.69। और नीचे चलेंगे, लेट्स गो फर्दर डाउन। आप एक्सपेंस रेशियो से अगर डरते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि ये 1.24 भी आ गया है ना। और ये सब मोस्टली थीमेटिक फंड्स हैं, ठीक है। अगर आप रेगुलर फंड में चलें, मैं इसको थोड़ा सा और फिल्टर करना चाहूंगा, लेट्स चेक दिस, थीमेटिक हटा देता हूं, फोकस्ड हटा देता हूं, लार्ज कैप इनको रखते हैं, ठीक है। थीमेटिक फंड्स मैं हटा दे रहा हूं, सारे सेक्टोरल वैल्यू इन सबको मैं हटा दे रहा हूं फॉर द टाइम बिंग, ताकि हमें समझने में आसानी हो सके। अब बात करें तो अब देखिए ये टॉरस फ्लेक्सी कैप फंड है, इसका 2.57% एक्सपेंस रेशियो है, एयूएम 348 करोड़। लेकिन यहां आप नीचे आ जाइए, निपॉन इंडिया का विजन लार्ज एंड मिड कैप फंड है, 6000 करोड़ का एयूएम है और एक्सपेंस रेशियो 1.26% है, 28% है। हम और नीचे चले, अब यहां जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे आप देखेंगे कि एयूएम बढ़ता जाता है और एक्सपेंस रेशियो कम होता जाता है। तो जैसे जैसे एसेट अंडर मैनेजमेंट का साइज बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा, क्योंकि सेबी की गाइडलाइन है। देखिए बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस हो या छोटा म्यूचुअल फंड हाउस हो, एक सर्टेन एक्सपेंसेस तो सभी के लिए हैं। ऑफिस सबको मेंटेन करना है, फंड मैनेजर सबको रखना है, टेबल कुर्सी कंप्यूटर पेन सबका जो खर्च है वो सेम है ना। वो छोटे म्यूचुअल फंड हाउस के लिए भी है और बड़े म्यूचुअल फंड हाउस के लिए भी है। लेकिन जैसे जैसे म्यूचुअल फंड हाउस का एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता जाता है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि उन्हें अगर वो पहले एक कंप्यूटर पर रिसर्च कर रहे थे तो आगे चल के 10 कंप्यूटर पर रिसर्च करेंगे, है ना। तो जो उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लगभग सेम ही रहेगा, थोड़ा बहुत मार्जिनल उसमें इंक्रीज होगा। तो डेफिनेटली उनका एक्सपेंस रेशियो सेबी ने कम कर रखा है। वो एएमसी अगर ना भी चाहे तो मजबूरी है, उन्हें कम करना पड़ेगा, क्योंकि सेबी चाहता है कि इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम वैल्यू मिले उनके इन्वेस्टमेंट पे। तो सेबी की गाइडलाइन है कि उन्हें एक्सपेंस रेशियो तो कम करना होगा। अब आप कहेंगे कि फिर वो कुछ पर्टिकुलर फंड हाउस या कुछ पर्टिकुलर फंड हायर एक्सपेंस रेशियो क्यों चार्ज कर रहे हैं। देखिए एक्सपेंस रेशियो जो है, जैसा मैंने कहा कि एक्सपेंसेस सेम लेवल पे होते हैं, लेकिन यहां आपको एक और चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि जो बड़ा फंड है जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है, वो आपको रिटर्न उतना अच्छा शायद न दे सके जितना छोटा फंड हाउस दे सकेगा, अगर दोनों के फंड मैनेजर का स्किल लेवल सेम है तो। मैं उसका एग्जाम्पल देता हूं, आपको दो उदाहरण बताता हूं। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, ये पहला एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड, ठीक है।
यहां देखिए कि इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है 46,600 करोड़ है, 46,600 करोड़। दैट्स बिग, है ना। अब यहां मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं खास तौर पर वो ये है, इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो एचडीएफसी बैंक इनके पोर्टफोलियो में 8.25% है। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हुई अगर हम कैलकुलेट करें, है ना, 4,600 करोड़ का 8.25%, है ना, सॉरी 46,000, इट इज 46,000, लेट मी जस्ट कैलकुलेट वंस मोर, 46,500 हम लमसम ले लेते हैं और इसका 8.25%, ये वैल्यू हो जाती है लगभग 3,836 करोड़। यहीं पर मैं कोटक का कॉन्ट्रा फंड लेता हूं, इसमें इनके पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक 6.63% है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं मान लेता हूं कि इसमें भी 8.25% है। ठीक है, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, यहां देखिए आप, इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 4,500 करोड़ मात्र। तो अगर 4,500 करोड़ का 8.25% मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 371 करोड़। तो इस चीज का फर्क आप देखिए कि एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में एचडीएफसी बैंक का शेयर 3,800 करोड़ का है, जबकि कोटक में 371 करोड़ का है, सीधे सीधे 1/10 है। अब मुझे यह बताइए, अगर दोनों के फंड मैनेजर को दिखाई देता है कि एचडीएफसी बैंक का शेयर नीचे गिरने वाला है फॉर एनी रीजन, है ना, जस्ट हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूं, इसको बहुत सीरियसली मतलब आप प्राइस से जोड़ के मत देखिए, एचडीएफसी बैंक का शेयर गिरने वाला है और दोनों चाहते हैं कि भाई ये गिरने वाला है तो इस शेयर को हम बेच देते हैं। ठीक है, पहली बात ये कि कोई भी फंड हाउस, कोई भी फंड मैनेजर अपनी पूरी होल्डिंग कभी नहीं बेचता, वो केवल होल्डिंग रिड्यूस करते हैं, 100% नहीं बेचते। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन अगर हम कहते हैं कि उनको पूरा बेचना है, कौन ज्यादा आसानी से बेच पाएगा, कोटक वाला जिसके पास टोटल होल्डिंग 371 करोड़ है, या एसबीआई वाला जिसको 3800 करोड़ के शेयर बेचने हैं? बिलीव मी, कोटक वाला बहुत आसानी से बेच पाएगा, उसे सिर्फ 370 करोड़ का बेचना है। ठीक है, सेबी बीच बीच में सभी फंड हाउसेस को बोलती है कि अपना स्ट्रेस टेस्ट कीजिए। स्ट्रेस टेस्ट यानी कि आपकी पूरी होल्डिंग है किसी एक पर्टिकुलर फंड में, उसे आप कितने समय में पूरी होल्डिंग खाली कर सकते हैं। ठीक है, जो लोएस्ट टाइम पीरियड आया था अभी रिसेंट जो स्ट्रेस टेस्ट हुआ था वो था 22 दिन, है ना। लेकिन कोटक वाले को एचडीएफसी बैंक का शेयर बेचने में 22 दिन नहीं लगेंगे, 371 करोड़ है, बड़ी आसानी से वो एक दिन में बेच देंगे। एसबीआई को शायद लग जाए 3800 करोड़ बेचने में। ठीक है, मैं यहां एसबीआई और कोटक के बीच का डिफरेंस नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ एसेट अंडर मैनेजमेंट का डिफरेंस बता रहा हूं। यह चीज आपको समझनी है कि जब एसेट अंडर मैनेजमेंट बड़ा हो जाता है तो शेयर को खरीदने और बेचने दोनों में टाइम लगता है, फटाफट नहीं किया जा सकता है। मैं पहले के वीडियोस में बता चुका हूं कि पीएमएस वाले म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। क्यों जनरेट कर पाते हैं? क्योंकि उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि फंड साइज ही बहुत छोटा होता है, 150 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़। तो क्विक इन और क्विक आउट ये उनके लिए आसान होता है। लेकिन जैसे जैसे फंड हाउस बड़े होते जाते हैं उनके लिए क्विक इन क्विक आउट आसान नहीं होता है, और इसका फर्क रिटर्न पे पड़ता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, चलिए आपको विश्वास दिलाने के लिए इन्हीं दोनों फंड का मैं परफॉर्मेंस दिखा देता हूं। देखिए, यहां ले लेते हैं कॉन्ट्रा फंड। ओके, ये हमने कॉन्ट्रा फंड ले लिया। ओके, और इसका रिटर्न हम कर लेते हैं 2 साल का। अब आप बताइए, यहां आप देख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो आप देख पाएंगे। कोटक का कॉन्ट्रा फंड, इसका 2 साल में रिटर्न है 20.59%। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का रिटर्न है 16.7%। 16.7% किसी भी हाल में कम रिटर्न नहीं है, लेकिन कोटक ने 20.59% दिया है, वो डेफिनेटली 4% ज्यादा है ना। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोटक का फंड साइज छोटा है, वो आसानी से स्टॉक्स में एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं और आपका रिटर्न बढ़ा सकते हैं। और
एक्सपेंस रेशियो भी देख लीजिए, कोटक के फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.86%, एसबीआई का एक्सपेंस रेशियो है 1.5%। अब आप बताइए, आप एक्सपेंस रेशियो देखकर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड खरीदेंगे या रिटर्न देखकर कोटक का कॉन्ट्रा फंड लेंगे? 4% का डिफरेंस है रिटर्न में। तो कहने का मतलब ये कि जो आपसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है वो इसलिए चार्ज कर रहा है क्योंकि उसका फंड साइज छोटा है, और उस ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करने के कारण वो आपको रिटर्न भी ज्यादा दे रहा है ना। तो सिर्फ इस चीज की शिकायत मत कीजिए कि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, आप उसको रिटर्न से भी कंपेयर कीजिए कि हो सकता है एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो लेकिन वो आपको रिटर्न भी ज्यादा दे रहा हो। तो आई होप कि मैंने एक्सपेंस रेशियो का डिस्कशन सेटल करने की कोशिश की है। एक्सपेंस रेशियो हमेशा उन फंड हाउसेस का और उन फंड्स का ज्यादा होगा जिसका फंड साइज छोटा है। जैसे जैसे फंड साइज बड़ा होगा एक्सपेंस रेशियो कम होगा, लेकिन जैसे जैसे फंड साइज बड़ा होगा उसकी मनूवरेबिलिटी जो होती है, मनूवर करने की जो एबिलिटी है वो कम होती जाती है, और उस वजह से उसमें रिटर्न भी कम होता है। जिसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है यानी कि फंड हाउस छोटा है, तो उसकी मनूवर करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो आसानी से किसी भी स्टॉक को फटाफट खरीद के बेच के निकल सकता है और आपके लिए ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। तो YouTube पे जो झूठ फैलाया जा रहा है कि फंड हाउस एक्सपेंस रेशियो ज्यादा चार्ज करते हैं, ये मैंने उसका जवाब देने की कोशिश की है। और एक्सपेंस रेशियो हर फंड हाउस जनरेट करेगा, सीधी सी बात है। मैं अभी एक इन्फ्लुएंसर को सुन रहा था कि अगर मान लीजिए मेरे फंड ने 10 साल परफॉर्म नहीं किया तो मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन फंड हाउस हर साल मेरे ऊपर एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है। अरे भाई साहब, मुझे एक चीज बताइए, अगर आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप 10 साल बैठेंगे क्या किसी फंड में? यू विल चेंज इट ना। आप, कौन इन्वेस्टर बैठता है 10 साल तक किसी एक फंड में, भले वो फंड परफॉर्म ना कर रहा हो? तो इस अफवाह में, इस भ्रांति में ना आइए। आप भी नहीं बैठेंगे किसी फंड में ये देखते हुए कि भाई ये फंड परफॉर्म करे ना करे, नहीं मेरे को तो प्यार है इस फंड से, मैं बैठा रहूंगा उसमें। आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको कहेगा कि भाई ये फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेट अस स्विच टू अनदर फंड, है ना। तो हर कोई ग्रोथ के लिए बैठा हुआ है, आप भी ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फंड हाउस भी उस ग्रोथ को ध्यान में रख के ही एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने एक्सपेंस रेशियो को सेटल करने की कोशिश की है। दूसरी, एक्चुअली तीसरी शिकायत, एक तो रिटर्न का था जो हमने पहले बात की कि रिटर्न कितना आता है। अब तीसरी चीज है एग्जिट लोड। चलिए वो भी जरूर हम डिस्कस करें, है ना। एग्जिट लोड डिस्कस करना जरूरी है। चलिए मैं इसमें एग्जिट लोड का फिल्टर लगा देता हूं, ये देखिए, और यहां मैं इसको फिल्टर करता हूं। अब आप देख सकते हैं कि एक फंड जो है वो 2% का एग्जिट लोड लगा रहा है, बाकी सारे फंड अगर आप देखें तो ये 1% का एग्जिट लोड लगा रहे हैं। ठीक है, तो वो जो इन्फ्लुएंसर यूट्यूब में कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड स्कैम है, वो ये भी कहते हैं कि भाई मेरा ही पैसा मैं अगर निकालूंगा तो मुझे 2% का पेनल्टी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। बहुत सीधी सी बात है कि आप म्यूचुअल फंड को पैसा दे रहे हैं तो सिर्फ पैसा देना काफी नहीं है। स्टॉक मार्केट जादू की जगह नहीं है, कुबेर का खजाना नहीं है। आपको पैसे के साथ साथ टाइम भी देना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि अभी मैं डालूं और साल भर में चमत्कार हो जाए, मेरा पैसा डबल हो जाए, तो ऐसी कोई स्कीम स्टॉक मार्केट में नहीं है, म्यूचुअल फंड के पास भी नहीं है। बैंक में आप एफडी करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलता है? 7%, उससे ज्यादा नहीं मिल रहा ना। अभी आरबीआई ने रेट कम कर दिया, आप देखते जाइए एफडी के रेट भी कम होंगे, है ना। तो म्यूचुअल फंड आपको अगर 5 साल का एवरेज देखें तो वो 7% से काफी ज्यादा रिटर्न देता है। ठीक है, तो आप जब म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा रहे हैं तो फंड हाउस चाहेगा ना कि आप उसे टाइम भी दें। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो वो रिटर्न कैसे जनरेट करेंगे? भाई आपने पैसा दिया है, वो उसको स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, स्टॉक, अच्छे स्टॉक खरीदेंगे, लेकिन समय तो देना पड़ेगा। रातों रात स्टॉक के प्राइस नहीं बढ़ते। तो आप अपना पैसा तुरंत ना निकालें, उसको टाइम दे, इसलिए म्यूचुअल फंड हाउस एग्जिट लोड लगाते हैं। और आपने देखा कि 2% लगाने वाला सिर्फ एक फंड है ना, बाकी सब कितना एग्जिट लोड लगा रहे हैं? 1%। और ये जो एग्जिट लोड होता है, एक जमाना था जब 2 साल के लिए लगाया जाता था, फिर टाइम आया कि 1 साल के लिए लगाया जाता है। आजकल ज्यादातर फंड में, अगर वो बड़े फंड हैं तो उसमें जो एग्जिट लोड होता है वो हार्डली 3 महीने या 6 महीने के लिए होता है, मैक्सिमम 1 साल के लिए होता है। 1 साल तो देंगे ना म्यूचुअल फंड को समय।
और मैं पहले के कई वीडियो में कह चुका हूं कि अगर आपके पास सिर्फ 1 साल का समय है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए। म्यूचुअल फंड में अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपको कम से कम 5 साल इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो वो तो एग्जिट लोड तो 1 साल के लिए लगा रहे हैं, वो सिर्फ 1 साल की गारंटी चाह रहे हैं कि आप अपना पैसा 1 साल में ना निकालें। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो आप कम से कम 5 साल बने रहिए। तो एग्जिट लोड आपका हेडेक कैसे है? अगर आप 1 साल से पहले पैसे नहीं निकाल रहे हैं तो फिर आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगना है। अगर आप 1 साल से पैसे निकाल रहे हैं तो सिर्फ म्यूचुअल फंड हाउस क्या, सरकार भी टैक्स लगाएगी, 20% के रेट से टैक्स लगाएगी। आप 1 साल के बाद निकालेंगे, इक्विटी म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें, अगर आप 1 साल के बाद निकालेंगे तो सरकार भी टैक्स कम कर देती है, एलटीसीजी 12.5% है। 1 साल से पहले निकालेंगे तो आपका डबल नुकसान है। म्यूचुअल फंड हाउस आपको एग्जिट लोड लगाएगा 1% और सरकार 20% के हिसाब से टैक्स लेगी। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या एग्जिट लोड गलत है? ये बिजनेस का हिस्सा है भाई साहब, ये मतलब कोई पेनल्टी नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ द बिजनेस। आप पैसे दे रहे हैं इस उम्मीद में दे रहे हैं कि पैसे बढ़ने चाहिए, तो आपको समय भी देना पड़ेगा और वो समय आप दें ये इंश्योर करने के लिए फंड हाउसेस ने एग्जिट लोड लगा रखा है। और वो पूरे फंड पे होता है, सिर्फ प्रॉफिट पे नहीं होता है, ताकि एक डिटरेंस रहे कि आप उसे जल्दी न निकालें। ठीक, तो एग्जिट लोड के भी टॉपिक को मैंने कवर किया है कि एग्जिट लोड सिर्फ म्यूचुअल फंड बिजनेस का इनहेरेंट पार्ट है। एक कोई चीज जो इनहेरेंट पार्ट है आप उसे कमजोरी कैसे बता सकते हैं, है ना? अगर मेरी आंखों का काम देखना है और कोई आके शिकायत करे कि नहीं भाई इस आदमी की आंखें छोटी हैं, अरे भाई छोटी हो या बड़ी हो उसका काम देखना है, दैट इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ माय बॉडी। तो एग्जिट लोड भी इनहेरेंट पार्ट है म्यूचुअल फंड बिजनेस का। अगर आपको एग्जिट लोड से परेशानी है तो फिर तो आप आएंगे ही नहीं म्यूचुअल फंड में। ठीक है, लेकिन इस वजह से सीधे सीधे म्यूचुअल फंड को स्कैम कह देना बहुत बड़ी बेवकूफी है। तो मैंने 3 चीजें कवर की, एक रिटर्न, दूसरा एक्सपेंस रेशियो, तीसरा एग्जिट लोड। एक चौथा आर्ग्यूमेंट भी है, रेगुलर फंड या डायरेक्ट फंड। ठीक है, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा हूं, तो आज इतना ही। लेकिन इस पे मैं कल दूसरा वीडियो बनाऊंगा और उसे आप जरूर देखिएगा, तो आपको क्लियर होगा कि रेगुलर फंड और डायरेक्ट फंड के बीच में डिफरेंस क्या है और आप क्या चुनना चाहते हैं, ये उस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, तो मैंने 3 पॉइंट जो उन इन्फ्लुएंसर्स ने पॉइंट उठाए हैं, मैंने उन तीनों पॉइंट को क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। म्यूचुअल फंड को स्कैम कहना गलत है। जो चीजें म्यूचुअल फंड बिजनेस का इनहेरेंट हिस्सा है आप उसे स्कैम का हिस्सा नहीं कह सकते, उनके आधार पे स्कैम नहीं कह सकते। म्यूचुअल फंड ने कंसिस्टेंटली रिजल्ट निकाल के दिया है, रिटर्न बना के दिया है और आगे भी बनाने की पूरी संभावना है। हमारी इकोनॉमी इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा चार्ज नहीं करता, बिल्कुल फ्री सर्विस है। लेकिन जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे नए नए कंटेंट, महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके पैसे के लिए है, आपके पैसे को बढ़ाने, बचाने और बड़ा करने के लिए है, वो इंफॉर्मेशन आपको लगातार मिलती है और मेरे जैसे लोगों का हौसला बढ़ता है कि लोग हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। मैं एक सर्टिफाइड ऑथराइज्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, SIF डिस्ट्रीब्यूटर हूं, इंश्योरेंस एजेंट हूं। मुझसे आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, यहां फोन नंबर दिया हुआ है, नीचे ईमेल ID चल रही है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में रेगुलर और डायरेक्ट फंड पे हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।